नमस्कार, मैं हूं विकास शौलिया और हम सब एक धर्म चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए थे, बैठे थे। लेकिन कहते हैं ना, श्री कृष्ण ने कहा है, ये लो अपनी काली कमरिया, ये लो अपनी लोटी रे, ना चराऊं मैं तेरी गैया मैया, खाके बासी रोटी रे। जब पेट आपका खाली होता है, जब आपकी भावनाएं उफान मारती है ना, तो कोई ज्ञान उस समय ध्यान नहीं आता, कोई ज्ञान आपको उस समय काम नहीं आएगा। और यही सोचते सोचते आज हम दोनों जो है धर्म चर्चा करते करते यूजीसी चर्चा पे आज पूरा दिन हम लोगों का बर्बाद हुआ है। क्योंकि एक संत समाज के लिए क्या होता है दोस्तों, कि उसके लिए धर्म चर्चा ही सबसे बड़ी चीज होती है, वही हमारी संपत्ति है, हमारी संपदा है। लेकिन यहाँ बात हमारे बच्चों पे आन पड़ी है। अच्छा, ये हमारे साथ डॉक्टर रविंद्र कुमार चंद्रा हैं। तो डॉक्टर चंद्रा, मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ आपसे। वैसे तो हम लोग मित्र हैं, मित्रवत हर तरीके की बातें करते हैं। क्या मुझे आज के बाद डरने की जरूरत है? अब हमारे बच्चों के लिए यूजीसी कानून आया है, तो पता नहीं आप जो है जाके यूजीसी का फायदा उठाने लगेगा तो। देखिए, एक चीज बता रहे हैं, क्लियर कर। डरना उन लोगों में होता है, राजनीति या धर्म नीति या इवन आजकल डॉक्टर मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, डॉक्टर हमारे यहाँ जनरली मेडिकल प्रोफेशनल में जो डिग्री होल्डर होते हैं, ग्रेजुएट, उसे भी डॉक्टर होते हैं, लेकिन वो वास्तव में डॉक्टर नहीं होते। डॉक्टर इसलिए क्लियर करते हैं कि डॉक्टर वो लोग होते हैं जिसने कि शिक्षा में या कर्म क्षेत्र में एक उच्चतम प्रकाष्ठा हासिल की, जिन्होंने पीएचडी कर रखी है, बीएससी कर रखी है, डीलिट कर रखी है, उन्हीं लोगों को डॉक्टर कहा जाता है। जैसे अपने यहाँ पंडित सबको बोलते हैं, पंडित किसको बोलना है? जिसने पांडित्य की उपाधि ली है, जो कि स्नातक के ऊपर होता है, आचार्य है। डॉक्टर साहब, मैं यहाँ पे आपको रोकना चाहूंगा, क्योंकि वही बात है ना कि जब भूख लगी हो ना सर, तो सतुआ भी अच्छा लगता है सर। अभी दिल में इतनी बेचैनी है, दिमाग में आप देख लीजिए ना, इतना अच्छा माहौल में आप बैठने के लिए दिए हैं, ये यहाँ पे आने के बाद भी फिर से पसीना छूटने का। अच्छा, सिर्फ ये सोच के कि हमारे समाज का क्या हो रहा है। ये उसी पर आ रहे हैं, यूजीसी पे आइए। ये यूजीसी को ड्राफ्ट करने की, ये बिल लाने के लिए जो तैयारी की जा रही है, इसकी क्या आवश्यकता है हमारे समाज में? मैं इसी पे आ रहा हूँ, आवश्यकता पे थोड़ा सा बात, उसी पर मैं आ रहा हूँ। समाज में थोड़ी सी क्लियरेंस जरूरी है। तो जैसे पंडित, हम लोग एक समय था, जो मेडिकल साइंस का हिस्ट्री जानते होंगे, एस्क्यूलस करके एक जाति हुआ करती थी। एस्क्यूलस एक जाति थी जिसका हर आदमी हाथ में एक डंडा रखता था और उसमें 2 सांप लपेट के रखता था, जो आजकल मेडिकल का सिंबल है। रोमन साम्राज्य, जो लोग प्लस लगाते हुए, रेड क्रॉस सबका अपना एम्बलम है, लेकिन वो उसके बच्चे भी डॉक्टर माने जाते थे, चिकित्सक माने जाते थे। तो पंडित जिन्होंने पीएचडी कर रखी है, आचार्य स्नातक से ऊपर, स्नातक के बाद परास्नातक, उसके बाद जिन्होंने किया तो पंडित उसको। आज के डेट में क्या है, जिसमें मैटर पे आना चाह रहा कि हम लोग सबों को बोलते हैं, तो बात यह है कि सामाजिक सौहार्दता बिगाड़ने वाले कुछ ऐसे लोग हैं। ऑलरेडी संविधान में यूजीसी से बढ़कर के कानून रहा है, आप समझते सर। यूजीसी से बढ़के मैं आपको एक कानून है ऑलरेडी, बिल्कुल नए कानून की बात मैं आपको 2 मिनट बना देता हूँ डॉक्टर साहब। एक कानून बना, ये भी सवर्णों के खिलाफ ही बनाया गया है, SC/ST एक्ट। सर, अगर कानून बनाने से सिर्फ समाज में अगर परिवर्तन लाजमी है, होता है, अगर कानून बनाने वालों को ऐसा लगता है, तो SC/ST एक्ट बनाने के बाद हमारे समाज में पिछड़े, अति पिछड़े दलितों की जो स्थिति है समाज में, वो क्यों नहीं सुधरी? मैं उसी पर आ रहा हूँ। संविधान में जब आप पढ़ेंगे तो आपके एक अनुच्छेद है 15, आर्टिकल 15, आर्टिकल 15 इस बात को बड़े ही खुले स्तर पर, बड़ी सख्ता से लागू किया है कि छुआछूत, चाहे रंग के आधार, चाहे जाति के आधार, चाहे आर्थिक आधार या विभिन्न किसी भी आधार पर, अगर किसी को भी आप मानसिक तौर पे या शारीरिक तौर पे अगर आप उन्हें
चोट पहुंचा, शारीरिक, मानसिक या आर्थिक या सामाजिक, क्योंकि किसी का मनोबल ही पहले तोड़ते हैं। जब किसी का मनोबल टूट जाता है, किसी का मनोबल टूट जाता है तो वह इंसान सब वो तरीके से हार जाता है। तो आर्टिकल 15 में ऑलरेडी बहुत अच्छा प्रावधान है। उसके बाद भी कुछ खास समुदाय में क्रीमी लेयर के आधार पर जो वर्गीकरण है समाज में, पहले वैदिक मत से 4 वर्णों में व्यवस्था थी। 15वीं-16वीं शताब्दी में मुसलमानों से लड़ने के लिए जाति की व्यवस्था की गई, जो आजकल 6000-7000 जातियां बनी है ना। सर बुरा मत मानिएगा सर, मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ। मैं दोस्तों इतनी अच्छी बात हमारे मित्र डॉक्टर चंद्रा बता रहे हैं, लेकिन और हमारा इनका संबंध भी ऐसा है देखो कि मैं हमेशा कुछ न कुछ सीखने के लिए इनके पास आया करता हूँ। लेकिन डॉक्टर साहब मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपको कि एक मित्र होने के नाते, एक स्टूडेंट होने के नाते आपसे कि आप बुरा ना माने, आज आप जो भी ज्ञान दे रहे हैं ना, जो भी बता रहे हैं, जो भी सिखा रहे हैं ना, वो पता नहीं क्यों एक अंदर ऐसी आग लगी पड़ी है ना कि वो उस ज्ञान को टिकने नहीं दे रहा दिमाग के अंदर। ठीक है, मैं उस मुद्दे पर उस ज्ञान को टिकने नहीं दे रहा। समाज को मैं बताना आपसे चाह रहा हूं। एक बात, 2-4 प्रश्न है, मैं उसको पूछना चाहता हूँ आपसे डॉक्टर साहब कि जैसे SC/ST एक्ट जो बना, उसका उस समय भी जो कानून मंत्री थे उन्होंने कहा था कि मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ SC/ST एक्ट का दुरुपयोग नहीं होगा। ये सुनकर के सवर्णों ने, हमारे पूर्वजों ने स्वीकार कर लिया कि चलो ठीक है, मंत्री जी कह रहे हैं तो कर देंगे, हटा। उससे पहले भी सर, उससे पहले भी आप इतिहास उठा करके देख लीजिए सर, लोगों ने कहा कि भाई देश को में समरसता लानी है, विषमता हटानी है, जमींदारी छोड़ो। लोगों ने कुछ शौक से छोड़ा, कुछ कानून के भय से छोड़ा, लेकिन छोड़ा सबने छोड़ा। फिर सर जो नॉन फंडिंग लोग थे, जिनके पास लैंड नहीं कराने का, सबको पहले तो सर इन लोगों के पास सारी जमीनें थी ना, तो इसने सबको बसाने के लिए, सबका भला करने के लिए वो चीज दिया। इस क्रम में मैं मानता हूं कि कुछ ऐसी चीजें भी कुछ लोगों के द्वारा की गई जो एंटी सोशल थी। उसको एंटी सोशल मैं बोलूंगा सर, एंटी SC/ST नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि देखिए सर अपराध जो एक नेचर है वो किसी के साथ भी हो सकता है। मैं उसी मुद्दे पर आ रहा हूं, मैं बताना चाह रहा हूँ। अगर हमारे बाप दादा, मैं एक सिंपल स्पष्ट वो कहना चाहता हूँ सर, अगर हमारे बाप दादा ने सर, अगर आपके पूर्वजों के साथ कुछ गलत किया, लेकिन आज जो समाज में स्थिति है सर, हम और आप एक साथ कुर्सी पर बैठ करके एक मेज पे, इवन मेरे से महंगे कप में सर आप पानी पी रहे हो और मैं एक कांच के कप में पानी मैं पी रहा हूँ, खुशी खुशी हम दोनों अगर रह रहे हैं, तो फिर ये बात कहाँ से उठी और इसका उद्देश्य क्या है? उसी मुद्दे पर मैं आ रहा हूँ। बात यह है कि क्रीमी लेयर आधार पर SC/ST कानून है, ठीक है। मैं आज बहुत ही दावे के साथ देश के जितने भी महानतम लोग, उन्हें बताना चाहूंगा, जितना दुरुपयोग SC/ST कानून का, जितना दुरुपयोग महिला के हित में बनाए गए दहेज निवारण अधिनियम का, या महिला उत्पीड़न का, बिल्कुल, या छेड़छाड़ जैसी चीजों का, जैसे कानून का जितना दुरुपयोग हो रहा है, लोग समझ ही नहीं पाया। अच्छा, जितने भी हमारे पुलिसकर्मी या कानूनवेत्ता, वह बिना पुष्टिकरण किए हुए किसी पर कोई आरोप लगा देना है। कुछ आरोप आपके पुलिस वाले निर्धारित कर देते हैं, नहीं जरूरी है, सीधे बोलेंगे ऐसे ऐसे कानून की धारा में फंसाएंगे ना, पूरी जिंदगी निकल नहीं पाओगे। दूसरी बात है, SC/ST जो कानून लाया गया था, उसके पीछे ये कारण था कि लोग कानून के डर से, कुछ लोग जो पौराणिक मानसिकता के थे, जो जातीयता सूचक दिमाग वाले थे, वो कम से कम डरे। महिलाओं को लाया गया कि महिलाओं का ये नहीं होगा, लेकिन सच पूछिए, मैं इस बात से, आप भी अपने दिल पर हाथ रखिए और पूछिए, क्या इसका दुरुपयोग होता है कि नहीं? ठीक है, समाज में मैं 1-2 घटना आपको सुनाऊंगा। समाज में 1-2 कानून ऐसा आया, समाज में, जिस समाज में जातीयता की उत्पीड़न की गई, उसी समाज के उसी वर्ग से निकल के जातीयता को मिटाने की बात। चाहे दयानंद सरस्वती ब्राह्मण समाज से थे, एक तरफ उन्होंने ही लड़ाई लड़ी, कोई दलित में से SC/ST लड़ने नहीं गया था कि हमें जगह चाहिए। और अभी भी मैं बता रहा हूं, दयानंद सरस्वती
मूर्ति पूजा का विरोध किए, जातीयता छूतछूत का विरोध किए। आइए, राजा राम मोहन राय उसी स्त्रियों की लड़ाई लड़े और समाज के, ठीक है, वैश्विक ढांचे है लोगों का कि हमें ये पाना है, उन्होंने लड़ाई लड़ी विधवा के लिए। अच्छा, आ जाइए विवेकानंद, उन्होंने समाज में हिंदुइज्म पर चर्चा की, उन्होंने भी बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी। तो मेरा ये कहना है कि आखिर सबसे पहले कानून सवर्णों ने ही दिया। दिमाग किसके दिमाग में गया कि समाज में ये गलत हो रहा है? मैं एक घटना आपको बता रहा हूँ। मेरा जहाँ गांव है उसके बगल में कहानी सुनाई जाती है कि एक पहले वो राजपूत थे, वो जाति के, उस इलाके के सबसे दबंग व्यक्ति, तो वो एक धोबी जात का आदमी मास्टर हुआ। तो पहले ऐसी मानसिकता थी, आर्थिक आधार पर आज भी मानसिकता है। अगर एक गांव में मान लीजिए 1000 घर हरिजन, उसमें से एक घर अगर दुसाध का कोई मास्टर ही बन जाता है, उसी गांव में रहकर टीचर बन जाता है या चौकीदार बन जाता है, उसी का लड़का या उसी की औरत कहती है एक का कीजिएगा, यहाँ का सोसाइटी खराब है। ये वर्ड सबसे ज्यादा सुना। वो मास्टर बना है, उसी बीच से रह करके, उसी समाज से रह करके, उसी सौ के बीच से वो कहेगा बेटा बेटी करे, उस सबका समाज खराब है, मत जाना। वो उसी बीच से पैदा हुआ है, लेकिन उसी को बोल रहा है। अच्छा, वही आदमी दूसरे को देखना नहीं चाहता, अपने समाज के लोग। तो वो किस आधार पर हुआ? आर्थिक आधार पर या बौद्धिक आधार। डॉक्टर साहब, एक मैं इस बात को स्पष्ट कर रहा हूँ, फिर आपको समझ में आएगी। तो एक राजपूत थे, उनके पास एक धोबी मास्टर बना। उस समय बेचारा 10-11 रुपया वेतन मिलता था, एक साइकिल खरीदी और धोती कुर्ता पहन के अच्छा से गया। तो चूंकि आर्थिक आधार पे था कि ये मेरे घर में मजदूर है, तुम्हारे जैसा कपड़ा कैसे, कुछ लोगों की मानसिकता उस समय भी ऐसी थी, और 100 की नहीं, कुछ एक की थी, 100 में 1-2 व्यक्ति थे। कुछ की मानसिकता आज भी है, वैसे चले जाएंगे जिनमें बौद्धिक नहीं है, धर्म मैंने क्या बोलते हैं, धन है। तो जा रहा था, प्रणाम किया तो उसे बुरा तरीके से मारा। बोला रे कौन है रे? फलाना, फलाना बाबू। अच्छा, फलाना माँ तो धोबी के बेटा। उसको बुला करके मारा। सुन लीजिएगा घटना। मारा, बुरे तरीके से मारा, साइकिल तोड़ दिया। ये कल होकर के उसी का पटीदार भाई बतिया में राजपूत का ही राजपूत की बात काहे मारो तो मालिक मारा, कहा ना मारो तो का बात, हम न प्रणाम के लिए तुम्हारे, तो ठीक है काम करना। कल सवेरे वो बोला उसको, देखिए कैसे जागृत किया, मैं बता रहा हूं। बोला कि कल तू पूरा नंगे होकर के दरवाजे पर ना हमरा मार, तो क्या कहता हम मारेंगे। कल होकर के वो आदमी को धोती कुर्ता सब उतरवा के उसके घर के पीछे चौर में रखवा दिया, अब पूरा नंगे करके। उसकी पत्नी थी, उसकी बहू थी, उसकी बेटी थी, उसको लेके गया, मालिक प्रणाम। अरे साला ये कैसे आ गया? वही आदमी जवाब देता है, उसी का भाई जो राजपूत है। देखिए सामाजिक कैसे चेतना हुई। अरे अरे क्या कर रहे हो? कल ये आदमी कपड़ा पहन करके तुमको प्रणाम किया तो तुम मारे हो, आज नंगे प्रणाम कर रहे तो तुम मारे हो। ये आदमी कैसे जिएगा? तो मैं ये बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि यूजीसी बिल लाने से कोई फायदा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आप शैक्षणिक स्तर ऊंचा कर दीजिए। आज विकास है, पता नहीं कौन कास्ट है, मैं कौन हूं, कागजी तौर पे जो कास्ट है जानते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों की दोस्ती के लगभग 7-8 साल तो हो ही गए हैं, लेकिन आज तक मुझे अपना कास्ट का पता नहीं है शायद। अच्छा, लेकिन अभी जो स्थिति समाज में सरकार के इस बिल के कारण पैदा हुई है, मतलब जल्दी ही लग रहा है कि आपका कास्ट भी मुझे पता चल जाएगा, मेरा कास्ट नहीं। ये जानना आपकी मजबूरी होगी कि सामने वाला कौन कास्ट का, कहीं एक सामने कास्ट वाली बात तो मेरे मुंह से गलती से नहीं निकल जाए और इसका दुरुपयोग हो सकता है। मेरा कहना है, जो आज के लोग कहते थे ना कि मैं शेर पाल रहा हूं और शेर पाल रहा हूं, शेर का कुछ त्याग करना होता है, तो आप शेर पाले हैं, अब शेर आपको निगलने की तैयारी कर रही है। सर, आप शेर निकलने की तैयारी कर रहे हैं, आपका इशारा मैं समझ रहा हूं, लेकिन मैं स्पष्ट करना चाहता हूं क्यों। जाति में पहले धर्म में उलझाए, फिर जाति में उलझाए, और जाति में उलझा करके समाज को तोड़ने की राजनीति, जोड़ने की राजनीति नहीं है। मैं बार बार कहता हूं, तोड़ने की राजनीति मत कीजिए, एक समय आप भी तोड़ दिए जाएंगे। नहीं सर, लेकिन यहाँ पे एक चीज और, इस चीज को समझिए ना सर, हम आप बस इतना बोल देंगे कहीं पे मंच पे कैमरे पे बैठ के, ये समाधान नहीं है। हमें अपने बच्चों के भविष्य के लिए, ठीक है सरकार कुछ नहीं कर सकती है, वो ऐसे हमारे ऊपर बहुत सारा लादा ना, आरक्षण का कलंक, आरक्षण का जो बोझ है, उस पत्थर हमारे सिर पे रख दिया हमको दबाने के लिए।
यहाँ है कि स्किल को किसी का मत बढ़ाओ देश के विकास के लिए। जिसके पास ज्यादा स्किल है उसके स्किल को कम डाउन और मेरिट वाले को। सर मैं आपको एक चीज पूछता हूँ, विद्यालय में एमडीएम लागू किया गया भोजन का, क्यों किया गया? क्योंकि गरीब घर के बच्चे जो आते हैं ना, तो घर में उनको पोषक आहार नहीं मिल पाता है, तो वो दोपहर में पढ़ेंगे और घर नहीं जाएंगे, खाएंगे पिएंगे, उनका शरीर भी पुष्ट होगा और ब्रेन भी पुष्ट। अच्छा, उस बारे में स्पष्ट बात बताया आपको। ड्रेस दिया जाने लगा सर, सबको मिलता है, चलो ठीक है, दो सारा कुछ, सारी फैसिलिटी। तो कब सवर्णों ने विरोध किया सर कि आप जो है दलितों के बच्चों को खाना मत खिलाइए? हम तो कहते हैं सर उनको काजू किशमिश अखरोट अंडा सेब हर चीज दीजिए सर, लेकिन कम से कम जो बच्चे बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं ना सर, आप उनका पैर तो मत काटिए। हाँ। उनको तो विकलांग मत बनाइए आप। अच्छा, ये बातें शुरू से एक बातें रही है कि हंसुआ कितना भोथर होता है तो अपने तरफ लोग खींचता है, लोगों की ऐसी मानसिकता रहती है। तो जातिगत आधार पे अपने लोगों को थोड़ा ज्यादा प्रिविलेज लोग जो जाति वाले मानसिकता के लोग देते हैं, लेकिन हमने ये भी देखा है कि ठीक है, जाति के आधार पर दूसरे कास्ट को फेल किया गया या रोका गया, तो क्या गारंटी है कि कल के डेट में माने इनके बाप दादा मारे तो हमारे बाप दादा भी इनको मारेंगे? ये तो सोल्यूशन। तो फिर सर समानता कहाँ से आई? आप बताइए, अगर हमारे बाप दादा ने आपके साथ, आपके पूर्वजों के साथ क्या किया, अन्याय किया, चलो ठीक है, मैं कहानी सुन के लेकिन चलो एक्सेप्ट करता हूँ कि किया, मैंने देखा नहीं, बट आप लोगों के कहने पे इसको स्वीकार करता हूँ कि किया। लेकिन अब जो है जंगल राज, आप जंगल राज कहते थे सर, जंगल राज तो कब तक खत्म हो गया? अब अगर आप एक बेहतर समाज का निर्माण करना चाहते हैं सर, तो अब आप अगर समाज में समानता लाना चाहते हैं सर, तो आप क्या है, इनको जाकर के क्या बोलिएगा कि तोर बाप दादा के इसका बाप दादा मारे तो चल अब हम कानून बना रही हो तो एकरा मार। अच्छा, एक चीज और, सरकार तो यही सिस्टम लाना चाह रही है ना समाज में अगर बराबरी करना, जिस चीज को आप रोक रहे हैं, रूढ़िवादिता से बाहर, आप शैक्षणिक स्तर को बढ़ावा दीजिए, लोगों की शिक्षा, मैं कह रहा हूं देश में कुछ मत कीजिए, शिक्षित कर दीजिए लोगों को, छोड़ दीजिए क्या करना है शिक्षित कर दीजिए। और जब आप सॉल्यूशन के ऊपर आए सर, तो मुझे इसी भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद का स्पीच याद आ गया, जो कि भरी सदन में उन्होंने कहा था, ये लोग खुद अपने लोगों को जो अच्छे विचारधारा और सोच के रखते हैं उनको आगे बढ़ने नहीं देते हैं ये लोग। मैं आपको इसी बिहार के सांसद, क्या नाम था सर, बुजुर्ग व्यक्ति थे, हुकुमदेव नारायण यादव। हुकुमदेव नारायण यादव पूरी जिंदगी बेचारा को, यही कहा से सारण से नहीं तो ये क्या बोलते हैं, अरे वो मधुबनी सॉरी, हाँ, मधुबनी से सांसद जो हुए थे हुकुमदेव नारायण यादव सर, आप अपने ही पार्लियामेंट की ना सर, आप एक बार लिस्ट उठा करके देख लो, उन्होंने कितना अच्छा सॉल्यूशन बताया था सरकार को, जो कि लागू कर देने के बाद सर कोई विरोध नहीं करता, चाहे वो आप जातिगत तो छोड़िए, कोई धर्मगत भी, हिंदू मुसलमान सब स्वीकार करता। उन्होंने कहा था सर, मैं उनके बात को, हुकुमदेव नारायण यादव जी की बात को मैं कोट कर रहा हूँ, उन्होंने कहा था कि आप आरक्षण नहीं लेना चाहते हैं, नहीं देना चाहते हैं तो मत दीजिए, आप सिर्फ एक काम कीजिए कि इस देश में सरकारी नौकरी लेने वालों को कोई जाति कोट मत कीजिए, कोई धर्म कोट मत कीजिए, सिर्फ एक बात कोट कीजिए, सरकारी नौकरी। इस देश में अगर आपको सरकारी नौकरी करना है तो आपको अंतरजातीय विवाह करना होगा, बेटी रोटी का संबंध रखना होगा, एक साथ बैठ के खाना होगा सबके बीच, सबसे विवाह। उससे क्या होगा सर, जाति ही खत्म हो जाएगी ना सर, सब सबका रिश्तेदार, सब हिंदू बच जाएगा, सब मुसलमान बच जाएगा, नहीं सब के सब रिश्तेदार हो जाएंगे, तो जाति कहाँ हो जाएंगे, जाति कहाँ हो जाएगी? अच्छा, मैं पूछ रहा हूँ, दलितो देवो भव कौन लिखे हैं? आचार्य किशोर कुणाल। आचार्य किशोर कुणाल। उनके समधी कौन है? अशोक चौधरी। जाति के कौन है? पास अशोक चौधरी है ना। हाँ। क्या आप ईमानदारी से बताइए, उनके अंदर जातीयता है? नहीं है। अच्छा, रामविलास पासवान के खानदान की बात करते हैं, उनके खानदान में एक जाति में विवाह नहीं है, सब जाति में विवाह किया। रामविलास बाबू भी अपने दोस्त से विवाह किए, भतीजी भी दोस्त से किए, बेटो दोस्त से करेगा, उनके घर में सब दूसरे कास्ट से शादी किए, उनके होना भी चाहिए सर शादी। मैं कहता हूँ अगर विवाह, अगर जाति, जो लोग कहते हैं ना, अक्सर बोलेगा कि ब्राह्मण की बेटी से ब्याह करो, इतनी सस्ती है। मेरा कहना है ठीक है, तुम छोड़ो, दलित में शादी करके दिखाओ, जो दुसाद और धोबी से करके दिखाओ, कहाँ दिखाते हो? अच्छा छोड़ो, जो कोयरी हो वो करो चमार से शादी। अरे वो छोड़िए, मैं भारत की बात करो, बिहार का, अपने जाति में छोटू और क्या था आरती ना, दोनों यादव थे ना, वो छोटू को मार डाला करंट लगा के, वो क्या गुनाह किया? तो भाई तुम्हारा जातीय में ना करना था तुमको,
तुम जाति में उसको मार डाला। मेरा ये कहना है कि तुम अपने अंदर तो जातीयता खत्म करके दिखाओ, फिर तुम जो है सवर्ण से लड़ते हो, उससे लड़ते हो। ये सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन ये है तुम्हें बौद्धिक स्तर पे विकसित होना होगा। उसके लिए शिक्षा चाहिए, शिक्षा भी नहीं ज्ञान चाहिए, उच्च आदर्श लोगों के बीच जीना होगा।